1920s की शुरुआत में इटली एक परेशान देश था। पहला विश्व युद्ध भले ही जीत लिया गया था, लेकिन उसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अर्थव्यवस्था खराब थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और राजनीति में अस्थिरता फैली हुई थी। इटली के लोगों को वर्साई की संधि ने धोखा दिया था। उनका मानना था कि इस संधि ने उन्हें युद्ध में मिलने वाले उनके हिस्से से वंचित कर दिया। इस आग में घी का काम कर रहे थे बढ़ते हुए समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन, जिनसे क्रांति का खतरा मंडरा रहा था। हड़तालें और दंगे आम बात हो गई थी, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। सरकार, जो कमजोर गठबंधनों का एक अस्थिर ढांचा थी, इस अराजकता को रोकने में असमर्थ लग रही थी। इस अशांत माहौल में एक नई ताकत उभर रही थी, बेनिटो मुसोलिनी और उनकी फासीवादी पार्टी। उन्होंने ताकत, व्यवस्था और इटली के पुराने गौरव को वापस लाने का वादा किया। उनका संदेश उन लोगों को पसंद आया जो बदलाव के लिए बेताब थे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बेनिटो मुसोलिनी एक करिश्माई और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिनका अतीत बहुत जटिल था। एक पूर्व समाजवादी पत्रकार, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को लेकर वामपंथियों से नाता तोड़ लिया था और इटली के युद्ध में शामिल होने की वकालत की थी। उनका मानना था कि युद्ध एक नए, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। 1919 में उन्होंने फासीवादी पार्टी की स्थापना की, जो शुरू में असंतुष्ट सैनिकों और राष्ट्रवादियों का एक छोटा समूह था। मुसोलिनी के जोशीले भाषणों और व्यवस्था बहाल करने के वादों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनके समर्थक बढ़ाते गए। उनके काले कमीज वाले अर्धसैनिक दल, जिन्हें ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, ने राजनीतिक विरोधियों को डराया धमकाया, जिससे भय का माहौल बन गया। मुसोलिनी प्रचार की शक्ति को समझते थे। उन्होंने अपने संदेशों को फैलाने के लिए समाचार पत्रों और रैलियों का इस्तेमाल किया, खुद को इटली के तारणहार के रूप में चित्रित किया। उनका करिश्मा और बड़े बड़े वादे उन लोगों को पसंद आए जो स्थिरता और अपने देश को फिर से महान बनाने की चाहत रखते थे। 1922 तक मुसोलिनी को एक मौका दिखाई दिया। सरकार काम नहीं कर रही थी और राजा विक्टर इम्मानुएल तृतीय बढ़ते हुए फासीवादी आंदोलन के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे थे। मुसोलिनी ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया, सत्ता पर कब्जा करने के लिए रोम पर चढ़ाई। अक्टूबर 1922 में हजारों की संख्या में ब्लैक शर्ट्स हथियारों से लैस और संगठित होकर राजधानी की ओर अपना मार्च शुरू किया। वे पूरे इटली से आए थे। काली कमीजों का एक सैलाब रोम की ओर बढ़ा रहा था। सरकार, जो इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और जिसके पास समर्थन की कमी थी, उन्हें रोकने में असमर्थ लग रही थी। रोम पर यह चढ़ाई सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये प्रचार का एक ध्यान से रचा गया तमाशा था। मुसोलिनी अपने आंदोलन की ताकत और लोकप्रियता दिखाते हुए बहुत बड़ी ताकत की छवि पेश करना चाहते थे। जैसे ही ब्लैक शर्ट्स रोम के करीब पहुंचे, इटली का भाग्य राजा विक्टर इम्मानुएल तृतीय के हाथों में आ गया। प्रधानमंत्री लुइगी फोक्टा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजा से आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अनुरोध किया। इससे सेना को ब्लैक शर्ट्स के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता। हालांकि राजा ने गृहयुद्ध के डर से इनकार कर दिया। उन्हें सरकार की व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर बहुत कम भरोसा था और वह मुसोलिनी को देश में फैली अराजकता के संभावित समाधान के रूप में देखते थे। राजा का फैसला निर्णायक साबित हुआ। ब्लैक शर्ट्स के साथ खूनी टकराव की आशंका और मुसोलिनी के लिए राजा के मौन समर्थन को देखते हुए सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इटली राजनीतिक रूप से अस्थिर था और सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार था। 28 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी, जो मार्च के शुरुआती दौर में मिलान में ही रहे थे, को राजा का एक तार मिला। उन्हें एक नई सरकार बनाने के लिए रोम आने का निमंत्रण दिया गया था। रोम पर चढ़ाई अपनी हिंसक मंशा के बावजूद बिना एक भी गोली चलाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही थी। 2 दिन बाद मुसोलिनी रोम पहुंचे, जहां उनका स्वागत करते हुए लोगों की भीड़ और ब्लैक शर्ट्स ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिन्होंने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि धमकी, राजनीतिक चालबाजी और राजा की मौन स्वीकृति के जरिए सत्ता हासिल की थी। रोम पर यह चढ़ाई इतालवी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने संसदीय लोकतंत्र के अंत और 2 दशकों के फासीवादी शासन की शुरुआत का संकेत दिया। एक बार सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया। उसने अन्य राजनीतिक दलों को खत्म कर दिया, प्रेस पर रोक लगा दी और विरोध को दबाने के लिए एक गुप्त पुलिस बल की स्थापना की। इटली को एक दलीय राज्य में बदल दिया गया, जहां मुसोलिनी, जिन्हें अब इल्दुस नेता के रूप में जाना जाता था, के पास पूर्ण शक्ति थी। उन्होंने एक कॉरपोरेट आर्थिक प्रणाली लागू की,
जिससे उद्योग और श्रम को नियंत्रित किया जाता था। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं ने जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, वहीं शासन को गौरवान्वित करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। मुसोलिनी का प्रचार तंत्र राष्ट्रीय एकता और ताकत के संदेश देता रहा, जिसका उद्देश्य इल्दुस के आसपास एक ऐसा माहौल बनाना था जहां उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। मुसोलिनी के शासन का विरोध करने वालों का क्रूर दमन किया गया। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, देश निकाला दे दिया गया या फिर गायब कर दिया गया। फांसीवादी शासन हालांकि व्यवस्था का दिखावा करता रहा, लेकिन यह डर और हिंसा पर टिका था। मुसोलिनी के शासन में इटली में बहुत बड़ा बदलाव आया। ऊपर से देखने पर देश पहले से ज्यादा स्थिर और समृद्ध लग रहा था। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और मुसोलिनी की आक्रामक विदेश नीति, जिसका उद्देश्य इटली को उसके पूर्व साम्राज्य के गौरव को वापस दिलाना था, राष्ट्रवादी भावना को अपील करता था। हालांकि व्यवस्था और प्रगति की इस चमक दमक के नीचे एक काला सच छिपा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था, असंतोष को दबा दिया गया था और मुसोलिनी के व्यक्तित्व की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाने लगी थी। उनके नस्लवादी कानूनों ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया और हिटलर के जर्मनी के साथ उनके गठबंधन ने अंततः इटली को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया। रोम पर चढ़ाई, जिसे शुरू में एक रक्तहीन क्रांति के रूप में मनाया गया था, ने इटली पर एक लंबी काली छाया डाल दी। इसने इस बात की याद दिला दी कि कैसे आसानी से लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है और उसकी जगह सत्तावाद को स्थापित किया जा सकता है। इटली में मुसोलिनी का सत्ता में आना कोई अलग थलग घटना नहीं थी। पूरे यूरोप में आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रथम विश्व युद्ध के लंबे समय तक बने रहने वाले दर्द के कारण इसी तरह के आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, जो मुसोलिनी की रणनीति से प्रेरित थे, कुछ ही साल बाद सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध में धकेल देंगे। स्पेनिश गृहयुद्ध फासीवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं के लिए एक कसौटी बन गया, जिसने यूरोप को और विभाजित कर दिया। रोम पर चढ़ाई एक चेतावनी के रूप में काम करती है, जो यूरोप पर मंडरा रहे काले बादलों का संकेत देती है। इसने करिश्माई नेताओं के सामने लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता को दिखाया, जो अपने स्वार्थ के लिए डर और असंतोष का फायदा उठाने को तैयार थे। रोम पर चढ़ाई लोकतंत्र की नाजुकता और सत्तावाद के लगातार बने रहने वाले खतरे की एक कड़वी याद दिलाती है। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक मानदंडों के कमजोर होने के खतरों पर प्रकाश डालता है। मुसोलिनी का सत्ता में आना दर्शाता है कि कैसे आसानी से एक करिश्माई नेता लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के लिए डर, आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना का फायदा उठा सकता है। यह एक सतर्क नागरिकता, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। रोम पर चढ़ाई के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने एक सदी पहले थे। यह एक सतर्क करने वाली कहानी है, जो हमें अपने लोकतंत्रों की रक्षा करने और उन लोगों द्वारा पेश किए गए सरल समाधानों के आकर्षण का विरोध करने का आग्रह करती है, जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं।